और तो कल हमने पढ़ा था कि हमने कल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, बराबर, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये देखा कि इन योगा वी से दैट अर्थ तत्व, जो पृथ्वी तत्व है, इसका जो वाइब्रेशन है सबसे लो होता है। और जैसे जैसे एक तत्व ऊपर होते जाते हैं, सूक्ष्म होते जाते हैं, वैसे वाइब्रेशन बढ़ते जाता है। दे रेफर टू द पर्टिकुलर लेवल ऑफ एनर्जी, साउंड फ्रीक्वेंसी एंड लाइट इमानेशन। तो हमने देखा था कि जहाँ पे वाइब्रेशन है, वहां पे फ्रीक्वेंसी और लाइट, ये दो चीज तो आनी है। साउंड एंड लाइट, ये दो एनर्जीज उसमें से क्रिएट होनी है। बस बिल्कुल उसी तरह, इन द सेम वे दैट द चक्रास हैव करस्पॉन्डिंग सेंसरी ऑर्गन्स, so each tattva manifests as an inherent quality of those organs. We know the direct connection between the nose and the sense of smell and Muladhara, right? Likewise, the other tattvas correspond to specific sensory organs. हाँ, आकाश इज पंचाक्षर तंत्र में कहा गया है, आकाश इज इन द ईयर्स, वायु इज इन द स्किन, अग्नि इज इन द आईज, आप इज ऑन द टंग एंड पृथ्वी इज इन द नॉस्ट्रिल। राइट, तो ये जो पांच तत्व है, और उसके पांच, हमारे जो पांच इंद्रिय है, और वो इंद्रियों की जो पांच शक्तियां हैं, ये किस तरह से जुड़ी हुई है वो हम देख रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी एक देखा कि मूलाधार चक्र, नाक और गंध, वैसे ही स्वाधिष्ठान चक्र, और वो अभी आगे चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है, बट यहाँ पे प्रपंच सार तंत्र में कहा गया है, आकाश तत्व कानों में, वायु तत्व त्वचा पे, अग्नि आंखों में, जल हमारी जिह्वा यानी जबान पे, एंड और पृथ्वी हमारे नाक यानी गंध। This indicates the particular center to which the organs and tattvas are connected, and it also gives another clue into the nature of each tattva. The quality of earth. The quality of earth is smell, water is taste, fire is sight, air is touch, and ether is sound. Smell is a primitive brain function, and similarly, earth is the grossest element. Each tattva becomes subtler in effect and nature until you enter the realm of consciousness. In Swara Yoga, you develop awareness of the effects of specific tattvas on the functions of the body, and thereby come to know how you are affected by different प्राणिक वाइब्रेशन। तो बेसिकली हम स्वर योगा में ये सीख रहे हैं कि ये जो प्राणिक वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस का हमारे शरीर पे क्या परिणाम होता है। और जैसे जैसे हम ये समझते जाते हैं, वैसे वैसे हम इसमें ऑल्टरेशन ला सकते हैं, ताकि जो भी तत्व, जो भी चक्रा इम्बैलेंस में हो, उसको हम बैलेंस में ला सके। Properties of the tattvas. The tattvas can be recognized in gross, subtle, individual and cosmic manifestation. देखो, पिंडित है ब्रह्मांडी, ब्रह्मांड में भी पांच तत्व है, शरीर में भी पांच तत्व है। तो ये जो पंच महाभूत या पांच तत्व जो है, ये स्थूल भी है, सूक्ष्म रूप में भी है, आत्मिक रूप पे भी है, और परमात्मिक लेवल पे भी है। हर लेवल पे हम इसको, इसके प्रोजेक्शंस, इसके मैनिफेस्टेशंस, इसके परिणाम हम देख सकते हैं। जब जब ये पांच तत्व, जब जब नहीं, हर स्तर पे ये पांच तत्व अलग अलग प्रमाण में एकत्रित होते हैं, और कोई ना कोई पोटेंशियल जो भी था, वो पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन आ जाता है। These tattvas interact with each other, and due to this, as the Shiv Swarodaya explains, all changes in the universes are affected. देखो, जिंदगी में हम देखते हैं कि कोई भी चीज है वैसी की वैसी नहीं रहती, बदलाव आता है। बदलाव क्यों आता है? क्योंकि इनके तत्वों के प्रमाण में बदलाव आता है। मतलब, मैं जब 15 साल की थी और आज जो मेरी उम्र है, इसमें मेरे में जो बदलाव दिख रहा है, इसका कारण ये है कि मेरे में अंदर उस समय पंच महाभूत का जो प्रमाण था, वो प्रमाण आज बदल चुका है। तो जब जब महाभूतों का प्रमाण बदलेगा, तो तब तब हमें बदलाव दिखेगा। ओके, द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द तत्व आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग चार्ट। recognizing the tattvas in, okay, तो ये recognizing the तत्व से पहले जरा चार्ट को देख लेते हैं। मैंने अभी अभी
सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चार्ट पोस्ट किया हुआ है। ये जो तत्व है ममता, विजया, माधवी, अ, वैशाली, हमारे लिए ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इसका अभ्यास करके इसको बाय हार्ट करना जरूरी है। हाँ, सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द तत्वस दिए हैं। तो तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ऊपर एक लाइन में है, और साइड में उसका स्वभाव यानी उसका पदार्थ जिसको हम कहेंगे, और उसकी क्वालिटी और उसका कलर और शेप और चक्र और तंत्र और तन्मात्रा और मंत्र, फंक्शन इन द बॉडी, लोकेशन इन द बॉडी, स्टेट ऑफ द माइंड, कौन सा कोश है, प्राणवायु कौन सा है, इसका ग्रह कौन सा है, और इसकी दिशा कौन सी है, ये दी गई है। तो मैं एक एक तत्व के बारे में पढ़ती हूँ। पृथ्वी तत्व जो है ये जड़ होता है। व्हाट इज द नेचर? द नेचर इज हेवी। क्वालिटी इज वेट कोहिशन, सब चीज को पकड़ के रखने का जो गुण धर्म है, ये उसका गुण धर्म है, क्वालिटी यानी गुण धर्म। बाद में रंग, रंग पीला है। आकार क्वाड्रेंगुलर, हाँ, तो क्वाड्रेंगुलर का इसका शेप है। चक्र मूलाधार है, मंत्र लम है, तन मात्रा गंध है, स्मेल है, फंक्शन ऑफ द बॉडी स्किन, ब्लड वेसल्स एंड बोन कंस्ट्रक्शन। तो त्वचा जो है, रक्त वाहिनियां जो है, और हड्डियों की जो रचना है, ये हमारे पृथ्वी तत्व पे निर्भर है। लोकेशन इन द बॉडी, ये तत्व हमारे शरीर में, इसका स्थान कहाँ है? तो इसका पृथ्वी तत्व का स्थान हमारी मंडी को क्या बोलेंगे हिंदी में? थाइज, हिंदी में क्या बोलते? झांगा बोलते हैं। झांगा, झांगा करेक्ट, बोलते हैं। थाइज को झांगा बोलते। ऑलराइट, तो हमारी थाइज जो है ना, हाँ, मांडी जी आहे ते त्याचं स्थान आहे। स्टेट ऑफ माइंड, इसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? अहंकार है, ईगो है। कोश कौन सा है? अन्नमय कोश है। प्राणवायु कौन सा है? अपान है। ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी मंगल, राइट? ममता, माधवी, एनीबॉडी? थोड़ा तुम्ही यस यस, मंगल ना? मर्क्यूरी। हाँ, मंगल है ना? हाँ, और दिशा इसकी पूर्व है यानी ईस्ट है, इसकी दिशा ईस्ट है। अच्छा, दूसरा है जल। जल कैसा होता है? शीतल होता है। सो द नेचर इज कूल। गुणधर्म यानी क्वालिटी, फ्लूइडिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये दो उसका गुणधर्म है। कलर, रंग उसका सफेद है, व्हाइट। शेप उसका क्रेसेंट मून, जो 14वीं का चांद बोलते हैं ना हम लोग, चंद्रकोर, ये उसका आकार है। चक्र उसका स्वाधिष्ठान है, मंत्र वम है। तन मात्रा इसका स्वाद है, टेस्ट, रस कहते हैं। फंक्शन इन द बॉडी, शरीर में ऑल फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में जो जो जल प्रवाहित जो जो चीजें हैं, ये सब हमारा जल तत्व है। शरीर में इसका स्थान कहाँ है जल का? पैरों में है, फीट। फीट यानी तळपाय म्हणतो ना आपण, किंवा तळपायपेक्षा वॉट एवर, फीट। स्टेट ऑफ माइंड, अब यहाँ पे मन की कौन सी स्थिति है? बुद्धि है, विवेक बुद्धि यहाँ पे चलती है। सिर्फ बुद्धि नहीं लिखना, अगर लिखोगे तो इनटू ब्रैकेट विवेक जरूर लिखना। इसका कोश कौन सा है? प्राणमय है। प्राणवायु कौन सा है? प्राण, छाती में जो प्राण होता है ना वो। और इसका ग्रह, प्लैनेट इज मून एंड वीनस। हाँ, चंद्र और वीनस। अब वीनस को क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम। बुध डायरेक्शन, बुध वीनस इज बुध, बुध आयुष्य असं मला वाटतं. हो हो, नाही 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 वाटत. नाही मग नाही. बुधाला काय म्हणतात? व्हीनस व्हीनस म्हणजे म्हणतात. शुक्र. व्हीनस म्हणजे वीनस शुक्र. शुक्र. शुक्र का? शुक्र, शुक्र? शुक्र. ओके. मग बुधाला काय म्हणतात? लागेलच की तो पण. हो लागेल. बुधाला मार्स. ज्युपिटर, मार्स मार्स. ज्युपिटर. नाही नाही, ज्युपिटर गुरु आहे. मार्स हा, आणि मार्स म्हणजे मंगळ. अगं मगाशी आपण काहीतरी म्हणलं ना, तर मार्स उलटा. म्हणजे मंगळ. येस मॅम, मंगळ. मार्स, मर्क्युरी बुध असेल. हा, करेक्ट. हा, आणि मार्स म्हणजे मंगळ. हा, ऑलराइट.
ठीक है, समझ गया ना आपको? ठीक है। और दिशा इसकी है पश्चिम, वेस्ट। द डायरेक्शन इज वेस्ट। हाँ, ये जल तत्व के बारे में हो गया। अब अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का नेचर क्या है? गरम, हॉट। क्वालिटी, गुणधर्म है हीट एंड एक्सपेंशन। रंग है लाल, आकार है ट्रायंगुलर, त्रिकोण। चक्र है मणिपुर, मंत्र है रम, तन मात्रा है दृष्टि, साइट। फंक्शन इन द बॉडी इज एपिटाइट, थर्स्ट एंड स्लीप। भूख, प्यास और निद्रा। ओके, ये उसका कार्य है अग्नि का शरीर के अंदर। स्थान है इसका शोल्डर, शोल्डर रीजन कहा है यहाँ पे। स्टेट ऑफ माइंड, मनस्थिति इसकी कौन सी है? मनस। मनस यानी विचार और विचार शक्ति, थॉट एंड काउंटर थॉट, दैट इज द मनस, दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड। कोश है मनोमय कोश। प्राणवायु, समान वायु यहाँ पे आएगा। ग्रह है सूर्य और मार्स। आता काय बोललेली तू मार्सला? परत मी विसरले. मंगळ मंगळ मंगळ. ओके. सन एंड मार्स इज द प्लैनेट। डायरेक्शन इज साउथ, दक्षिण इसकी दिशा है। अब देखते हैं वायु। वायु का नेचर जैसे पृथ्वी का हेवी था, वाटर का कूल था, फायर का हॉट था। एयर का नेचर इज इरेटिक, कोई दिशा नहीं है, किधर भी घूमता है, इसलिए इरेटिक। हाँ, कैसे भी घूमता है। इसका गुणधर्म, क्वालिटी है मोशन एंड मूवमेंट, गति। रंग है नीला और ग्रे, आइदर नीला एंड या आइदर ब्लू और ग्रे। ओके। शेप है हेक्सागोनल। चक्र है अनाहत, मंत्र है यम, तन मात्रा है स्पर्श। फंक्शन इन द बॉडी, शरीर में काम है इसका एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, स्नायुओं का आकुंचन और प्रसरण। लोकेशन इन द बॉडी, स्थान है नाभि। वायु का स्थान देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे हम हमारा जनरली हम लोग अग्नि का स्थान नाभि कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दे आर टेलिंग अस इन द बॉडी, बट अग्नि का स्थान नाभि, वो मणिपुर चक्र का स्थान हो गया। ओके, लेकिन वायु जो है ये नाभि एरिया में घूमता है। फिर स्टेट ऑफ माइंड, इसका इसकी मानसिक अवस्था है चित्त, साइकिक कंटेंट। हाँ, चित्त इसका आएगा, चित्त आएगा। कोश इसका है विज्ञानमय कोश। प्राणवायु है उदान वायु। ग्रह है प्लैनेट सैटर्न एंड नेपच्यून, ये दो है। और डायरेक्शन है नॉर्थ। अब 4 दिशा हो गई है। आखिरी हमारा आकाश तत्व बाकी है। आकाश तत्व का नेचर क्या है? तो इसका नेचर मिक्स्ड है, मिक्स्ड है सब कुछ, मोर देन 2 व्हाटएवर। क्वालिटी, गुणधर्म है डिफ्यूज्ड, स्पेस गिविंग। क्वालिटी विरळ म्हणतो ना आपण, बहुत जगह देना, स्थान देना, यानी आकाश तत्व का। रंग है ब्लैकिश विथ मल्टी कलर्ड पॉइंट्स ऑफ लाइट और ट्रांसलूसेंट। तो इसका रंग जो है ना काळसर म्हणतो ना आपण, काळसर रंग, पण त्याच्यामध्ये असे दिव्यांचे टिपके दिसतात. ओके, किंवा ट्रान्सल्युसेंट, एकदम असं धुक्यासारखं। मग शेप, आकार है बिंदु, डॉट, ये उसका आकार है। चक्र है विशुद्धि, मंत्र है हम, तन मात्रा है नाद, साउंड। ओके। फंक्शन ऑफ द इन द बॉडी, ये शरीर में इसका काम है इमोशंस एंड पैशंस। देखो जनरली हम लोग अगर चक्रा के साथ रिलेट करेंगे, इसलिए मैंने कहा जो लोग स्वर योगा का कोर्स कर रहे हैं इसके लिए, उनके लिए ये चार्ट को अच्छी तरह अभ्यास करना, इसको कोरिलेट करना, चक्रा के स्थान के साथ ये चार्ट कहाँ कहाँ अलग है उसको ध्यान में लेना, उसको बाय हार्ट करना। फंक्शन इन द बॉडी इज इमोशंस एंड पैशंस। जनरली हम लोग इमोशन और पैशन स्वाधिष्ठान के साथ जुड़ते हैं, या एट द मोस्ट अनाहत के साथ जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आकाश तत्व दिया हुआ है। लोकेशन इन द बॉडी, शरीर में स्थान है कपाल, फोरहेड, कपाल इसका स्थान है। स्टेट ऑफ माइंड, मनस्थिति है प्रज्ञा, इंट्यूशन, प्रज्ञा, ये विवेक से आगे जाता है।
यहाँ पे प्रज्ञा होता है। कोश कोश है आनंदमय कोश इसका, और प्राणवायु है व्यान। हाँ, कौन सा प्राणवायु है? व्यान। और ग्रह है जुपिटर, गुरु। और डायरेक्शन है बीच में और ऊपर। द डायरेक्शन इज इन द मिडिल एंड अबाउ। ऑलराइट। अगर हम लोग घर पे बैठे होते तो ये चार्ट को, मतलब इफ वी वर ऑफलाइन एंड इफ वी वर sitting across each other, we would have discussed this chart in greater detail, especially the तत्व, तत्व के बाद इसका फंक्शन इन द बॉडी, लोकेशन ऑफ द बॉडी, और दिशा। ये चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तत्वों का क्या क्या बोला मैंने? आकार भी इतना कुछ नहीं, लोकेशन इन द बॉडी, ग्रह भी नहीं, दिशा, दैट इज इम्पोर्टेंट, वी नीड टू नो दिस, एंड फंक्शन इन द बॉडी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीन चीजें हमने ध्यान में रखनी है, और ये इसका अभ्यास करना होगा फ्रेंड। ओके, यहाँ पे मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इसका अभ्यास, और जब हम लोग मिलेंगे तब इसको थोड़ा और स्टडी करेंगे। स्पेशली हमें लेवल 2 में जो चार्ट दिया गया था, वो चार्ट के साथ इसको मैच करके अभ्यास करना होगा, और थोड़ा सा चिंतन मनन भी करना होगा कि हाउ दिस वर्क्स। ऑलराइट, ओके, चलो आगे है रिकॉग्नाइजिंग द तत्व। अब तत्व को पहचाने कैसे, ये आगे का विषय है। इन स्वर योगा द एक्टिव तत्व कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पेसिफिक लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द ब्रेथ। ये भी हमने लेवल 2 में सीखा कि तत्व कौन सा है, ये हम किस चीज से पहचान सकते? उसकी लेंथ, लंबी और लंबाई, और उसकी दिशा। तो हमारी श्वास जो है, ये मैंने कल 2-3 दिन में रोज रोज ये बताया है कि हमारी श्वासों की लंबाई और श्वासों की दिशा कौन सी है, इस पे से हम तत्व जान सकते हैं। इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पर्टिकुलर मैनर इन विच द ब्रेथ इज फ्लोइंग in and out, you will know the level at which your prana is operating, what is your state of mind, and what are you capable of achieving in that time. अगर हमने हमारी सांसों को ऑब्जर्व किया, और हमारी सांस किस दिशा में चल रही है, और उसकी लंबाई क्या है, ये अगर हमने देखा ना, तो हमको क्या क्या पता चल सकता है? कौन सा प्राणा, मतलब प्राण, अपान, व्यान, उदान, इसमें से कौन सा प्राण चल रहा है, मन की स्थिति क्या है, और इस समय हम कौन सा कार्य पूर्ण कर सकते हैं। ये तीनों चीजें हमें, कि कौन सा कार्य हम करें अभी इस समय, जो हमारा बहुत अच्छी तरह होगा, या हमें उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। टू बिकम फेमिलियर विथ ईच तत्व रिक्वायर्स intense concentration and sensitivity of the mind, because as the Shiv Swarodaya says, the tattvas are hidden at a very the tattvas are hidden at a very subtle level of existence. ये तत्व है ना, आसान नहीं है पहचानना, बहुत सूक्ष्म अस्तित्व में ये होता है। तो इसको पहचानना मुश्किल है, ऐसा शिव स्वरोदय के श्लोक में कहा गया है। इसलिए कंसंट्रेशन और सेंसिटिविटी, ये दो चीजें चाहिए कि अगर हमें तत्व को पहचानना है तो। जैसे अभी हम लोग कैसे बिना हाथ लगाए या बिना चेक किए हम बोल सकते हैं कि अभी लेफ्ट चालू है या राइट चालू है ना? अभी हम सबको ये आ गया है प्रैक्टिस कर करके कि मैं इतना करूँ तो मुझे पता चल जाए कि मेरी कौन सा नॉस्ट्रल वर्किंग है। तो उसकी जितनी प्रैक्टिस लगी, उससे भी अधिक प्रैक्टिस हमें लगेगी सांसों की दिशा मेरी अब भी कौन सी चल रही है ये जानने के लिए, और उसकी लंबाई क्या है। दिशा, लंबाई और फोर्स,
फोर्स के बारे में अभी तक तो कहीं कुछ पढ़ने में नहीं आया है, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ अपनी सांसों को, फोर्स में भी फर्क है। अब वो फोर्स के हिसाब से लेंथ रहेगा, ऑलराइट, लेकिन फोर्स भी कभी कभी महसूस होता है कि बहुत ज्यादा फोर्स है। अब उसका क्या मतलब है वो मुझे नहीं पता, देखते हैं अपने अभ्यास में कुछ आता है तो। The tattvas are hidden at a very subtle level of existence. Just as a scientist can only see the molecules comprising matter by looking through a microscope, in the same way, Swar Yoga explains that the tattva which manifest in various forms can only be perceived by meditating upon the forms of the tattva. तो जैसे अगर हमको सेल्स देखना है, तो जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसको कोई भी चीज का सेल्स देखना है, हमारे स्किन के सेल्स हो या मसल सेल्स हो, जो भी हो, तो उसको माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है। और माइक्रोस्कोप में से उसको वो जो हम आंखों से नहीं दिखता, वो माइक्रोस्कोप से उसको दिख जाता है। उसी तरह स्वर योगा में ये समझाया गया है that the tattvas which manifest in various forms can only be perceived by meditating upon the forms of the tattva. हर तत्व का एक रूप है, एक आकार है। अगर उस रूप पे, उस आकार पे हमने धारणा ध्यान किया, तो हम पहचानने लगेंगे कौन सा तत्व कभी ऑपरेटिंग है। If you recognize the tattva, you know the nature of your being and of cosmic events. अगर तत्व पहचानने हम लगे, तो हमारी अवस्था और ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों की स्थिति, ये दोनों हम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। द फ्लो ऑफ प्राणा विद इन द बॉडी, समझ में आ रहा है ना जान्हवी, वैशाली, तुम्हाला लक्षात येत आहे ना मी जे वाचते ते? हाँ ममता, तो आई कैन see that she is focused. आत्ताच जे तू सांगितलं ना की त्या ह्याच्यावर आकारावर मेडिटेशन, ते नाही, मला जरा मी कन्फ्युज झाले. हा, म्हणूनच तो चार्ट म्हणूनच मी शेअर केला. त्या हम्म. चार्ट मध्ये आकार दिलेला आहे बघ, आणि हे पण दिलेलं आहे, स्टेट ऑफ माइंड पण दिलेलं आहे, आणि ग्रह पण दिलेला आहे, आणि शेप दिलेला आहे. सो यू नो दॅट. सो और आपले चक्र जे आहेत त्यांचं पण विशिष्ट यंत्र, आपण यंत्राबद्दल वाचलं, बरोबर आहे. तर ह्या यंत्रांवर आपण धारणा ध्यान केली तर आपल्याला तत्व, किंवा तत्वच्या रूप आकारवर आपण धारणा ध्यान केली तर मग आपल्याला ही तत्व ओळखू जातात. तर आता इथे आकार तर त्यांनी दिलेला आहे, आणि म्हणून एका पॉइंटला काल आपण वाचलेलं, इट वॉज अबाउट आज्ञाचक्रामध्ये, की चंद्रकोर असते ना आकाशातली, त्या चंद्रकोरावर त्राटक केल्याने आज्ञाचक्र जागृत होतो. सो हे आकार जे आहेत ना, या आकारावर धारणा ध्यान करायला लागेल, असं आता तरी मला समजतं. बट या आय वॉन्ट यू गाईज ऑल्सो टू मेक सम पॉइंट. ह्याच्यातनं जे अजून आपल्याला खोलवर प्रश्न पाहिजेत, प्रश्न येतात, ते प्लीज लिहून ठेवा, म्हणजे कसं आपण सरांना विचारता येईल ड्युरिंग अवर फिजिकल कोर्स. हा, so please write down the question about what it means if it is not very clear. Yeah. So okay, so if you recognize the nahi kuthe hoto apan, ha, yeah, if you recognize the, by meditating upon the forms of the tattvas, if you recognize the tattva, you know the nature of your being and of cosmic event. पिंड आणि ब्रह्मांडाचं प्रेडिक्शन आपल्याला देता येतं, किंवा आपण काय स्थिती आहे आता ती आपल्याला सांगता येते जर तत्व ओळखता आलं तर. The flow of prana within the body is affected to various degrees by the external environment and the energy flow in other people. आता आपल्या शरीरातलं जे प्राण है, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण बह रहा है, इस पर ना दो चीजों का परिणाम होता है, और एक है हम जिस वातावरण में है उस वातावरण का हमारे शरीर के अंदर जो फ्लो हो रहा है, प्राण शक्ति जो बह रही है, इस पर उसका परिणाम होता है. इसलिए देखो, आप कोई कोई जगह जाते हो तो अच्छा लगता है, और कोई कोई जगह जाते हो तो अच्छा नहीं लगता. तो क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हमारे प्राण शक्ति के वहन पे, यानी बहने पे
इसका परिणाम है वो एक चीज। और दूसरी चीज है द एनर्जी फ्लो ऑफ इन अदर पीपल। सामने के लोग जो है इनका एनर्जी कैसा है उसके हिसाब से अपना एनर्जी इफेक्ट होता है। सो द फ्लो ऑफ अदर पीपल्स एनर्जी विल अफेक्ट अवर एनर्जी ऑल्सो। हम कहते हैं ना नेगेटिव लोगों में जाते हैं तो डिप्रेशन फील होता है, या पॉजिटिव लोगों में जाते हैं तो हम मोटिवेट होके आते हैं या इंस्पायर होते हैं। कोई लोग हमें डिप्रेस करते हैं, कोई लोग हमें इंस्पायर करते हैं, राइट। तो ये जो दूसरों का परिणाम हमारे प्राणिक फ्लो पे होता है, ऐसा स्वर योगा कह रहा है। You know what happens when you put two opposite poles of a magnet together, or place the same poles end to end, or put many magnets together side by side, and they bring a metallic object within close range. The result of the interaction depends on the magnetic property of the interacting object and the strength of their magnetism. अब कोई भी अपन मैग्नेट लगाए मानो, क्या बोलते हैं मैग्नेट को? चुंबक। चुंबक, लव चुंबक। हाँ करेक्ट, थैंक यू। सो कोई भी लव चुंबक है, अगर दो ऑपोजिट लव चुंबक, हर एक लव चुंबक को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, राइट। दो लव चुंबक के दो पॉजिटिव एक साथ रखेंगे, या एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव एक साथ रखेंगे, या बहुत सारे लव चुंबक हम लोग एक साथ रखेंगे, और वहां पे जो चीज हम नजदीक ले जाएंगी उसमें से जो लोह है वो बराबर अट्रैक्ट होता है, राइट। अगर तो वो किस चीज पे डिपेंड है? तो प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ देयर मैग्नेटिज्म। अब वुड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो वो वुड अट्रैक्ट नहीं होता लव चुंबक को। लोह में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत हाई है, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। अगर हम धातु देखें, जैसे अलॉय जिसको कहते हैं, स्टील है, एल्यूमिनियम है, या बाकी के जो भी धातु है, अगर उसमें लोह का प्रमाण कितना है उसके हिसाब से खिंचाव रहेगा। अगर लोह 100% है तो 100% खिंचाव है, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर मैग्नेटिज्म। Similarly, by knowing the active pranic flow or tattva in the body, you can estimate what is going to happen when you are in a particular situation, because the magnet-like properties of the tattva depend on the external environment. So बाहर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक्टिव प्राणी फ्लो है, जो तत्व चल रहा है अभी हमारे शरीर में, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरह से रेस्पॉन्ड करने वाले हैं। बाहर होती हुई घटनाक्रम को हमारा रिएक्शन उस समय हमारे अंदर जो तत्व एक्टिव है उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन आएगा। अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बोलूं, जो मुझे अभी जो ध्यान में आ रहा है, आई एम श्योर इसका और भी डीप मीनिंग होगा जो मेरे अभी उतना ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो गया और मेरा अग्नि तत्व एक्टिव है तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दूंगी। लेकिन अगर मेरा पृथ्वी तत्व है तो शायद मैं बोलूंगी जाने दो, मेरे को क्या करना है। अगर जल है तो मैं थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करूंगी या इमोशनली रेस्पॉन्ड करूंगी, ऐसा मुझे लग रहा है इनकी बातों से। लेकिन इसको भी करेक्ट है मैम, क्योंकि वो Correct है। ग्रह भी दिया ना। हाँ अग्नि के लिए सूर्य और मंगल, हाँ, ओके, यस वो शांति, दोनों थैंक यू। वो दोनों भी वही वही रिप्रेजेंट ग्रह करते है ना, हाँ, हैं। वही। थैंक यू। यस, कीप कोरिलेटिंग, हाँ ममता, कीप कोरिलेटिंग, बिकॉज वो चार्ट भी देखना, ये पढ़ना दोनों नहीं हो रहा है मेरे से। ऑल राइट, सो आया ध्यान में? सो इट इज लाइक सीइंग अ शैडो, यू नो इट इज क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट, और व्हेन there is smoke, you know there is fire, or when it rains there must be clouds. तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी अगर मैं कोई हीटेड सिचुएशन में जाने वाली हूं तो मैं क्या रिएक्ट होने वाला है, उससे अच्छा मैं ना जाऊं। तो अगर धुआं है तो आग लगी हुई है, ये हमको ध्यान में आ जाता है। हाँ, तो ये वो कह रहे हैं। सिमिलरली अगर हमको कोई शैडो दिख जाता है तो हमको पता चलता है, देखो दरवाजा के आड़ कोई इंसान खड़ा है,
हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी परछाइयां दिख जाए तो हम पता चल जाता है कि कोई वहां पे खड़ा है, राइट? So you get to know that. Similarly, through Swara Yoga, you can know the outcome of events in the past, present, and future through the interaction of the prana and the tattva. Now, this is becoming a little too deep even for me. Okay, I hope we will find the. I'm star marking this page. I hope we are able to discuss this with our teacher. मैम अभी जो बताए उसको और एक बार हाँ पढ़। हाँ, पढ़ रही हूँ और एक बार. So Swara Yoga, so through Swara Yoga you can know the outcome of the event, okay, in the past, present and future through the interaction of prana and tattva. कौन सा तत्व कौन से प्राण के साथ इंटरैक्ट हुआ, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन दिया जा सकता है, ये काम होगा या नहीं होगा, या इसके मिक्स रिजल्ट हो गए, ये ठीक समय है या नहीं है. अब वो डिटेलिंग होना देखना पड़ेगा कि कौन सा तत्व उसका कौन सा प्राण. जैसे अभी अपन पृथ्वी तत्व अगर हम ले लेते हैं तो इसका प्राण है अपान. ममता, शांति, कोरिलेट द चार्ट, लुक एट द चार्ट. जानवी, कोरिलेट द चार्ट. अगर पृथ्वी तत्व है तो अपान वायु है, तो अब इसका क्या प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं? या तो जल तत्व है तो प्राण है. और मैंने ये देखा है, बाकी इतना मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन जो भी सर जिस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं सवालों को, या कुछ भी कोई भी चीज प्लानिंग करनी है या कोई भी चीज को, मैंने देखा है कि वो जल तत्व और प्राण वायु ये जब रहेगा ना तब वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं. तो इस समय पे मेरा तत्व कौन सा है ये मुझे जानना सीखना पड़ेगा. आई विल हैव टू लर्न टू रिकॉग्नाइज माय तत्व. व्हेन आई रिकॉग्नाइज माय तत्व आई विल नो विच प्राणा इज ऑपरेटिंग. आलं लक्षात? आत्ता कुठला तत्व ऍक्टिव्ह आहे हे जर ओळखू गेलं ना तर इथे आपल्याला माहिती आहे की वायू तत्वामध्ये उदान ऍक्टिव्ह असतं. मग त्यावेळेला आपण कोणती कामं केली तर ती, फॉर एक्झाम्पल आपण प्लॅनिंग केलं, किंवा आपण लेसन प्लॅन्स बनवले, किंवा आपण इव्हेंट प्लॅनिंग केलं, व्हॉट एव्हर, डोक्याची कामं केली तर ती कामं चांगली होणार, ते प्लॅन चांगले होतील. का? कारण उदान वायू आहे आणि वायू तत्व आहे, डोकं चालतं, राईट? ह्याच्यात अजून तुम्हाला तुमच्यापैकी कोणाला काय समजत असेल तर प्लीज बोला. हा वर्ग मी लेक्चर देणार, पुस्तक वाचणार आणि तुम्ही ऐकणार तसा नाहीये. मला स्वतःलाच माझा तुमच्या बरोबरीनेच अभ्यास चालू आहे. सो मला ह्यातली काहीच माहिती नाहीये. आय एम बीइंग व्हेरी क्लिअर अबाउट दिस. सो गाइज, यू हैव टू हेल्प मी डिस्कस दिस टू अंडरस्टैंड इट बेटर. मैं जो समझ रही हूँ वो मैं बोलते जा रही हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे रोको और आप बोलो. All right. So Swara Yoga, you can know the outcome of events in the past, present or future through the interaction of the pranas and the tattvas. इसको भी अंडरलाइन करके रखते हैं. ये भी थोड़ा सा और इसको स्टडी करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है. या तो वो श्लोक में अगर कवर हो जाएगा तो हम सीख पाएंगे. ऑलराइट, नाउ एस्ट्रोलॉजी एंड स्वर, भविष्य क्या बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र और स्वर का संबंध क्या है? देखो, स्वर योगा जो है ना, ये हर भौतिक शास्त्र से जुड़ा हुआ है. All sciences are connected to the swara. So some sciences here they are covering. One is astrology and swara. तो जो भविष्यवाणी है या जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, इसका स्वर के साथ बहुत ज्यादा गहरा नाता है. The Shiv Swarodaya tells how the breath relates to planetary, solar and lunar movements, and it also has some connection with astrology. शिव स्वरोदय में ये कहा गया है कि हमारे सांसों का ग्रह से
और चंद्र और सूर्य की का जो गती है, चंद्र या सूर्य की जो गती आहे, काय म्हणणार त्याला? सूर्याचं भ्रमण, चंद्राचं भ्रमण, त्याला काही वेगळे शब्द आहेत का? ऑल राइट, ग्रह और सूर्य और चंद्र, चलो उससे, उनकी गति से हमारे सांसों का गहरा नाता है, एंड इट ऑल्सो हैज सम कनेक्शन विथ एस्ट्रोलॉजी। और ये ज्योतिष शास्त्र से भी उसका नाता है। द शिव स्वरोदय ऑल्सो स्टेट्स दैट एस्ट्रोलॉजी विदाउट द साइंस ऑफ स्वर इज यूजलेस। अगर स्वर अगर विज्ञान नहीं जानते तो आपको ज्योतिष शास्त्र नहीं समझ सकता, ऐसा वो कह रहे हैं। या नाही, ज्योतिष शास्त्र कोई काम आपल्याकडे का नहीं। हाँ बोल। आपल्याकडे जे कुंडली बघतात ते कुंडलीचा अभ्यास करतात, शिकतात, पण त्यांना हे माहिती असेल का? शंका है। हा, मला पण डाऊट आला एकदम. पाहिलेले असे ज्योतिषी पाहिलेले मी म्हणजे आमचे व्याईच होते ते स्वरावरच ते सांगायचे म्हणजे हो. वेळेनुसार असं हो, खूप म्हणजे डीप ज्ञान होतं बघितलेलं त्यांना जवळून वारले त्यांना बट दॅट इज द थिंग की हे ना खूप अभ्यास डीप नाही, पण ह्याचा खोलवर अभ्यास करणारे लोक पण कमी कमी होत चालले. कमी. हा, आजकाल कसं असं आता वरच्या वर शिकवतात, लगेच क्लास. एक आता महिन्यात 1 महिन्याचा ज्योतिषशास्त्राचा कोर्स, नाही, आपण असं कसा योगाचा 1 महिन्याचा कोर्स घेतो तसंच येते. क्रॅश ते कोर्स. शाळेत असल्यापासून ते शिकत होते म्हणजे ते हा, बरोबर आहे. कितीतरी वर्षांचा अभ्यास लागतो ह्याला. हं. हे तत्वच ओळखायला वेळ जातो, स्वर ओळखायला वेळ जातो. किती प्रॅक्टिस पाहिजे, किती कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे त्याच्यासाठी. सोपं नाहीये. ज्योतिष विशारद कोर्स आहे ना, तो 7 वर्षाचा आहे. हा, बघ, बिकॉज इट टेक्स दॅट मच टाइम टू रेकग्नाइज. सो पण तो केलेल्यांशी कोणाशी बोलले मी, तर त्यांच्या बोलण्यात हे कधीच नाही आलं. स्वराबद्दल हो, अच्छा. काय तशी- माहित. कोर्स करूया ज्योतिषशास्त्र आता तो करायचा का आपण? योगा सुटेल बर का, असं काहीतरी करू नको. नाही नाही, आपण आधी स्वराचा अभ्यास पूर्ण करू, करू. मग ज्योतिषाचं बघू. आणि माझ्यासारखी तर ज्योतिषशास्त्र कधीच परिवर्तन व नलिनी फडके परिभ्रमण, अच्छा, परिवरण, भ्रमण. हा, ओके, परिवलनात लिहिलं होतं त्यांनी आणि वलन, अच्छा, वलन दिसत नव्हतं मला. ओके ओके. माझ्यासारखीला ज्योतिषशास्त्र वगैरे करणं खूप मुश्किल आहे, शक्यच नाही, कारण आय बिलीव्ह दॅट यू क्रिएट युअर ओन रियालिटी. I feel that we create our own reality. So Jyotish Shastra can work up to 80% prediction. या तो ज्योतिष शास्त्र can tell us maximum probability. Certainty नाही सांगू शकत, असं माझं म्हणणं आहे. असं माझी मान्यता आहे. म्हणजे पुढच्या क्षणी मी काय करणार आहे हे कोणीच प्रेडिक्ट नाही करू शकत, मलाच माहिती. म्हणजे आय कॅन चेंज माय माइंड इन द नेक्स्ट मोमेंट. म्हणजे असं असेल तर आपण एकमेकींची कुंडली मांडून बघूया कोण खरं असतं ते. माझी कुंडली कोणीही घेऊन जाऊ शकता आणि कोणीही बघा. The Shiv Swaroday also states that astrology without the science of swara is useless. माता वैशाली म्हणाली तसे सगळेच ज्योतिषी कॅन्सल्ड. Astrology discusses the influence of 4 fundamental elements which affect a person's life and character. हाँ, तो ज्योतिष शास्त्र में 4 तत्वों का कोई भी व्यक्ति पे के आयुष्य पे और कैरेक्टर पे, यानी उसकी पर्सनालिटी पे इन्फ्लुएंस करता है. These are the cosmic elements. Swara Yoga talks about the same elements but says they manifest in the body and can be detected by analyzing the body processes and breath. In astrology, the elements represent particular levels of vibration and influence at the cosmic level. In Swara Yoga, these elements and vibrations are seen to be present within the individual structure. So we do not have to look into the universe because the macrocosm is mirrored in the microcosm. स्वर योगा कहता है कोई ज्योतिष मतलब ग्रहों की स्थिति देखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हर ग्रह जो भी ब्रह्मांड में है वो सब हमारे पिंड में है। तो खुद के पिंड को देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इसके लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है, अंदर देख लोगे तो पता चलेगा, क्योंकि बाहर सूर्य, चंद्र, ग्रह जो भी कुछ बाहर है वो सब कुछ हमारे अंदर भी है। आरती, हाँ बोल. ते आठवतंय क्रियायोगामध्ये वाचलं होतं, कुठल्या चक्राला कुठला ग्रह, हो, ते ते पण आलं इकडे बघ इथे. कोरिलेट ते करायला आलं लागणार. इथे आता. हम्म, हा हम्म, हा. हम्म. मैडम त्या- कुछ त्याच्यात कुछ पण chart, नाड़ी वैद्य भी बोलते हैं ना, ज्योतिष भी बताते हैं उनको। ज्योतिष बताते हैं, हाँ। बिकॉज वो तुम्हारे तत्व को नाड़ी के माध्यम से पढ़ लेते हैं और फिर उसके हिसाब से वो प्रेडिक्शन दे सकते हैं. स्वर योगा एंड एस्ट्रोलॉजी आर द टू एंड्स ऑफ द सेम स्टिक. अब क्यों मुझे भी ये सवाल था कि ये ज्योतिष शास्त्र को बीच में क्यों ला रहे हैं ये स्वर योगा वाले, राइट? तो वो कह रहे हैं कि दो छेड़ है, क्या बोलते हैं, टू एंड्स. तो अगर ये ज्योतिष शास्त्र है तो ये स्वर योगा है एक ही लाठी, एक लाठी के दो दोन एंड्स है टोक. ये. दोन टोक आहेत. टोक. एका आणि दोन बाजू असं म्हणतो ते. एका आणि, नाण्याचे दोन बाजू. आपल्याला मोहन सरांनी सांगितलेलं आठवतं की ते स्वरयोगाच्या थ्रू ज्योतिष सांगतात, पण हो. त्याच्यात फक्त हो किंवा नाही एवढंच सांगू शकतात. ते हा, प्रेडिक्शन करू शकत नाही तसं. बरोबर आहे. ते त्यावेळेला चालू असलेली नाडी आणि तो दिवस याच्यावरून ते प्रेडिक्शन फक्त हो किंवा नाही हो. मध्ये. जब भी ये सवाल पूछा जाता है ना, तो कोई सवाल जब आप पूछते हो तो वो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं. किसके आधार पे? कौन सा स्वर खुद का चल रहा है, और सवाल पूछने वाले का स्वर भी देखना पड़ता है. ये दोनों स्वर को देखते हैं. मतलब मेरी चंद्र है, उनकी सूर्य है. वो सूर्य होगी तो वो जवाब ही नहीं देते. मी तेच मैंने देखा है. विचारत होती, फक्त आपला नाही मॅटर करत, समोरच्याचं पण मॅटर करतं, हेच मी केव्हाच सांगायचं हा, एक विचार करत दोघांचं बघावं लागतं. हो. आणि हे सगळं डिटेलिंग शिव स्वरोदय मध्ये दिलेलं आहे की प्रेडिक्शन करत असताना तुमचा कुठला स्वर चालू पाहिजे, कुठला प्रश्न विचारताना तुमचा कुठला स्वर आणि विचारणाऱ्याचा कुठला स्वर चालू पाहिजे, तर त्याचं उत्तर हो होतं का नाही होतं हे शिव स्वरोदय मध्ये दिलेलं आहे. हे आपल्या वाचण्यामध्ये येईल. तसंच होतं त्यांचं. मी सांगितलं ना तसं हा, हो नाही तसं मध्ये होतं. सांगायचे प्रश्न हा. वेळेनुसार. हा. विजया, किती लकी आहोत की आपण अशा माणसांना ओळखतो, जाऊ दे शिकण्याचं वगैरे. मला कधी कधी वाटतं की आपण खूप भाग्यशाली आहोत की अशा लोकांच्या अस्तित्वाशी आपला संपर्क आला. ओके, तो खूप फक्त सरोदयचा क्लास केला होता ना दीदी, तर त्यांनी सांगितलं होतं की म्हणजे कोणी एखाद्याने प्रश्न विचारला आणि त्यांचा कुठला श्वास चालू आहे तो त्यांच्या बाजूला जर बसलेला असेल, ते म्हणजे पण आपण दिलेलं आहे, कुठल्या- डाव्या बाजूला का उजव्या बाजूला बसलेले आहात त्याच्यानी पण हो, आहे. हो. सो इट इज नॉट व्हेरी, इट इज प्रिटी कॉम्प्लेक्स. हा विजया, काय म्हणत होत्या तुम्ही? तेच म्हणजे त्यांचं ते निदान एकदम बरोबर व्हायचं बस. त्यांचा अभ्यास खूप डीप होता याचाच स्वरशास्त्राचा. आणि ते प्रश्न वेळेनुसार हो किंवा नाही एकच उत्तर द्यायचे की होणार की नाही होणार, संपला विषय असं. नाही, मी का म्हटलं माहितीये का, कारण ह्या जगामध्ये योगायोग काहीच नाहीये. देर आर नो रॅन्डम योगायोग या जगामध्ये काहीच नाहीये. सगळं विधिलिखित म्हणा किंवा रचित म्हणा, यु नो, every cause has a particular effect. Okay, every action is going to have a reaction. Everything is predestined असं म्हटलं तरी चालेल. मग कधी कधी असं होतं की एखादा गुरुजन किंवा एखादे महापुरुष, महास्त्री, महापुरुष म्हणजे त्याच्यात स्त्री किंवा पुरुष दोघही आले असं म्हणणार मी. आपण भले 500 लोकांमध्ये आहोत, पण आपण त्यांच्या समोर आहोत किंवा आपण त्यांना त्यांच्या ऑरिक फील्ड मध्ये आलो, ही पण छोटी बात नसते. आणि हे खूप मला जास्त जाणवलेलं अराउंड 11-12 इयर्स बॅक. पुण्यात राहत होते मी त्यावेळेला आणि दलाई लामा आलेले. अरे बाप.
हा, तुम्ही न्यूज काय पण वाचा, पॉझिटिव्ह न्यूज, नेगेटिव्ह न्यूज, सगळं गुगलवर तर गुड अँड बॅड सगळंच असणार आहे. पण मी ते सगळ्याशी माझं काही देणं घेणं नाही. पण ते समोर स्टेजवर आहेत आणि आपण 10 फुटावर बसलेलो आहोत. त्यांचा ऑरिक फील्डचा जो प्रभाव बघितलाय मी, ट्रेमेंडस इफेक्ट. So what I mean is that is why we are blessed if we have come in contact with, even if it is for a few moments, we are really blessed. हाँ जानवी बोल. मुंबईला गेलो होतो ना सद्गुरूंचं हे बघायला. हाँ. श्रीताईन आम्ही गेलो होतो. हो, किती हो. होते ते आमच्यापासून, पण त्यांनी घेतलेलं मेडिटेशन इतकं छान होतं. हाँ, I can imagine. Yes. आमचे डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी आहेतच की. त्यांच्या ऑरामध्ये तर जे जादू आहे ती म्हणजे ते अगदी मिठी मारून जाणवू शकतो. म्हणून ते आमचे आपले वाटतात. बिकॉज वी कॅन हग देम, वी कॅन टच देम, वी कॅन बी इन कॉन्स्टंट, वी कॅन बी विथ देम fully, wholly. Anyway, all right. So, in India, the calculations of the Hindu astronomical system was so precise that the exact time of the swara could be predicted. In the Hindu system, there are 9 main periods. आता हे जे मी वाचते ना, हे सगळं माझ्या डोक्यावर जाणारं आहे. कारण मला हे जे हिंदी, मराठी किंवा व्हॉटेव्हर आपल्या भाषेमध्ये हे आता पत्रिकेमध्ये जे असतं ना त्याच्याबद्दल बोलतायत. बघ, the calculation of the Hindu astronomical system म्हणजे आपली जे पंचांग ज्याला आपण म्हणतो की नाही, त्या पंचांगाबद्दल बोलतायत. त्याच्यातलं मला काडी काही कळत नाही. आर सो प्रिसाइज दॅट द एक्झॅक्ट टाइम ऑफ द स्वरा कॅन बी प्रेडिक्टेड. इन द हिंदू सिस्टम देर आर 9 मेन पीरियड्स इन द डे. म्हणजे दिन के 9 प्रहर बताए हैं. 9 पीरियड्स बोला तो 9 प्रहर ना, गलती जहां जहां मेरी हो मुझे करेक्ट करना. 9 प्रहर दिन के बताए हैं, ओवर विच 24 घंटे में 9 प्रहर, ओवर विच अ प्लैनेट प्रिसाइड, और जिस पर ग्रह की स्थिति होती है. एंड दीज पीरियड्स आर डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड अंटिल यू रीच द एग्जैक्ट सेकेंड ऑफ द स्वर. और फिर इसका डिवीजन होता है और उसका और डिवीजन होता है जब तक कि एग्जैक्ट स्वर तक आप नहीं पहुंच जाते. द मोमेंट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, वो क्षण जब तुमने सांस लिया और छोड़ा, वो एक स्वर तक पहुंचा देता है हमें. ऑलराइट, तो इतना हमारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन है. एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्लॅनेट्स अँड स्वर योगा इज बेस्ड ऑन द ब्रेथ. काय एका नाण्याची 2 बाजू म्हटलंय किंवा एका काडीचे 2 छेड म्हटलेलं आहे? कारण ज्योतिषशास्त्र ग्रहांवर अवलंबून आहे आणि स्वर योगा श्वासावर अवलंबून आहे. ऑलराइट, by becoming aware of the swara and the tattvas, we also become aware of those cosmic influences which affect our health and destiny, and can therefore make better use of good opportunities and find ways to ameliorate our malefic influences. काय 2 अगदी विचित्र वेगळेच शब्द यूज केले इकडे. एनीवे, कहने की बात ये है कि अगर आप, हम कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तब मारना चाहिए, है ना, हथौड़ा तब मार. तब हथौड़ा मारना चाहिए. और वी से दैट मेक हे व्हेन द सन शाइन्स. बारिश गिरती है और तुम अगर घास काटने जाते हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट. सो वही बात वो यहाँ पे कह रहे कि अगर स्वर और तत्व को हम पहचानना सीख गए तो सही समय पे सही काम करेंगे. सही समय पे सही काम करने का मतलब 100% सक्सेस. अगर आपको याद हो, सर ने एक लेक्चर लिया था जहाँ पे सक्सेस और फेलियर इसके बारे में बात किया था. सही बात है, राइट. सो वी कैन मेक, तो अगर हम ग्रह स्थिति जानते, देखो जो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं वो ग्रह स्थिति के हिसाब से काम करते हैं की अभी ये काय म्हणतात ते, तुमचा गुरु उच्च आहे, कोणतरी नीच आहे, वगैरे वगैरे काहीतरी. आणि रोजच्या ह्याच्यामध्ये राहू काळ दिलेला असतो की आजच्या दिवसातला राहू काळ कधी येतो, कोणचा आहे, मग तो अवॉइड करायचा असतो वगैरे वगैरे. या दैट्स ट्रू. ऑलराइट, तो ये होता है कि संधि जब अच्छी है, समय जब अच्छा है, तब संधि का मतलब मौका का फायदा उठाओ. मौके का फायदा उठा के हम काम कर सकते हैं.
या तो जो गलत परिणाम होने वाला है वो परिणाम से हम बच सकते हैं, कुछ नहीं तो वो गलत परिणाम की तीव्रता तो कम कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो। Thus, the yogic texts say that regulation of the breath and pranayam help to destroy the bonds of worldly existence. तो ये जो दुनियादारी के कर्म के हिसाब से जो बंधन से हमें जो तकलीफें होती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये सारा सफरिंग जो है इसको हम कम कर सकते हैं प्राणायाम के अभ्यास से और सांसों के अभ्यास से। आपने देखा होगा लेवल 1 में सर को कोई भी सवाल पूछता था, ये प्रॉब्लम है फिजिकल, वो प्रॉब्लम है, ये रोग है, वो रोग है, तो वो जवाब, उनके जवाब में एक चीज तो होती ही थी, प्राणायाम का अभ्यास करना है, दिन में 3 बार करना है, दिन में 4 बार करना है। तो प्राणायाम का अभ्यास हमें बहुत ज्यादा करना है। कौन से प्राणायाम? योग अभ्यास का प्राणायाम नहीं, हठ योग प्राणायाम नहीं, स्वर योगा प्राणायाम, ये इसमें फर्क है। या ममता, यू आर सेइंग समथिंग? Okay. So, some scientists have observed certain relationship between cosmic events and individual experiences, social and cultural events. ये भी देखा गया है कि कोई ग्रह स्थिति ऐसी होती है ना, तो तभी कोई घटनाएं दुनिया में होती है, या अपनी जिंदगी में कोई ना कोई घटना हो जाती है। We can assume that the brain and the central nervous system are receptive to the force fields of planetary and stellar radiations and movements, and some scientists are investigating this interaction. तो हाँ, तो इसके हिसाब से हम इसका अभ्यास बहुत जोरों से चालू है कि ग्रह की कौन सी, क्योंकि ये हर पुरानी संस्कृति, जो भी पुरातन संस्कृतियां थी ना, उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा, जैसे मायन संस्कृति या हमारी वैदिक संस्कृति, तो ये जो पुरातन संस्कृतियां थी, इसमें इस चीजों को बहुत ज्यादा वो लोग इम्पोर्टेंस देते थे, ग्रह स्थिति को, क्योंकि उस समय प्रलय आएगा, या उस समय बाढ़ आएगी, या उस समय सूखा पड़ेगा, ये सब उन्होंने बहुत अभ्यास किया हुआ था। तो आज इसका अभ्यास फिर से हो रहा है। Today man is looking into the sky to understand himself better, but to the स्वर योगी there is no difference between cosmic and atomic events. तो ये सब घटनाक्रम को समझने के लिए इंसान आकाश की तरफ देख रहा है, लेकिन स्वर योगी वो है जिसको आकाश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उज्ज्वला, आप कुछ बोलना चाहती हो? हाँ, ओके। तो स्वर योगी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कॉस्मिक एंड एटॉमिक। गलती से हो गया तो वो यूनिवर्स में हूं ना। अच्छा, कोई बात नहीं, ऑलराइट। सो जो ब्रह्मांड में जो हो रहा है वही तो शरीर में भी हो रहा है, तो शरीर को क्यों ना देखे, ऐसा स्वर योगा का कहना है। It is not necessary to understand astrophysics because everyone has the capacity to close their eyes, look into the dark space of their consciousness and experience the worlds within. आंखें बंद कर सकते हैं, हमारे ही अंधकार, अंदर के जो अंधकार है, इसके साथ अगर हम बैठेंगे तो वहां पे जो अलग अलग दुनिया है, मैं ये कहूंगी 14 लोक, वो 14 लोकों का अनुभव हम हमारे अंदर ले सकते हैं। the 14 lokas, the different dimensions of existence we can experience in our with our eyes closed within ourselves. तो स्वर योगा का कहना है कोई एस्ट्रोफिजिक्स सीखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, लास्ट पैराग्राफ है मेकिंग प्रेडिक्शंस थ्रू recognizing the active element in the breath you can come to know the future. There are a number of astrologers in India who can usually make reliable offhand predictions. For example, if a student asks, sir, will I pass or fail? He will check the day, and then he will feel his breath. If it is positive, he will say yes. If it is negative, he will say no. This is how some people have misused the science, but this is not its purpose. कोई भविष्यवाणी के लिए स्वर योगा का अभ्यास नहीं लिखा गया है। हाँ, ये उसका बाई प्रोडक्ट है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई सिद्धियों के लिए हम योग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, और पतंजलि ने इतना विभूतिपाद लिखने के बाद उसको बोला है ये सारी विभूतियों को नजरअंदाज करो, इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, राइट?
So it's something like that. It is not the science which is at fault, but the person's motives. तो कोई भी विज्ञान गलत नहीं होता, लेकिन हमारा ध्येय जो है ना, ये गलत हो सकता है. So we should be careful of such people and remember the true purpose of this science. Okay, यहाँ पे खत्म हो गया ये 13वां चैप्टर, और अभी आगे है प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू स्वर शास्त्र. तो हम प्रैक्टिकली लास्ट का आपने बताया ना मैडम, सिद्धि का, ये इधर ही हुबली में ही हुआ है. हुबली का एक चंद्रशेखर हिरेमठ करके एक ये थे, इंजीनियर है वो, इंजीनियर थे. उनको सिविल इंजीनियर है. उनको बॉम्बे में जाके कुछ पढ़ाई किया, तो फिर उनको वास्तु में ज्यादा इंटरेस्ट आया और उनका सिद्धि एक्चुअली प्राप्त मतलब चलता फिरता गुरु मानव देवता ऐसे सब अपने आप को ये करने लगे. लास्ट ईयर उनका मर्डर इधर हुबली में हो गया. मतलब इतना उन्होंने इतना पैसा बनाया, जो बिल्डर्स वगैरह रहते थे ना, वैसे करोड़ों का जमीन जायदाद मुंबई में और बेंगलोर में, हुबली, मतलब जो बड़ा बड़ा शहर सब किया. बाद में उनका लास्ट ईयर इधर ही एक होटल में मर्डर हो गया. और वो लेके नहीं गए ना करोड़ों रुपए. वही रहता है सिद्धि. मतलब उनका अच्छा ये था उनका, मतलब बहुत लोगों का इंटरव्यू लेते थे ना, उन लोगों ने बोला वो बर्थ डेट के हिसाब से वास्तु का बोलते थे, बताते हैं. हाँ, मतलब दक्षिण अच्छा नहीं है और उत्तर अक्षर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे बर्थ डेट के हिसाब से तुमको जो सूट होता है वो बताते थे. उससे बहुत लोगों को फायदा भी हुआ था. लेकिन ये गलत फायदा खुद का लेने करते लगे गए तो साथ में. तो फिर ऐसे अपने जो सर है मोहन कलबुर्गी, इनका करियर जब घर पे आए थे तब बता रहे थे कि ये भी ज्योतिष बताते थे. कुछ सालों तक वो ज्योतिष का ये करते थे, मतलब दैट वाज हिज प्रोफेशन. लेकिन फिर उनके ध्यान में आया कि कर्म बहुत बढ़ने लगा, तो देन अलोंग विथ कर्मा कम सफरिंग. तो फिर उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया ज्योतिष बताना. बिकॉज अगर तुम उसमें से कोई भी बेनिफिट लेते हो कोई भी प्रकार का, लेकिन अगर ज्योतिष लोग का कहना है कि अगर बेनिफिट नहीं लिया, अगर हमने फीस नहीं लिया, तो हमारे पेट पानी का क्या. हम कैसे, हमारा रोटी कपड़ा और मकान कैसे होगा, राइट. त्यावेळी बोलले की सर बोलले होते की मी 55 वर्षानंतर हे सुरू करेन, पण पैसे नाही घेणार. असं पैसे नाही घेणार, फायदा नाही घेणार, पण शक्ती तर देणारच ना, स्वतःची बुद्धी तर देणारच. हे बघ, हे देणं आणि घेणं आहे ना जान्हवी, हे खूप बॅलन्स करावं लागतं. नाहीतर कर्मबंधन कधी बनतं माहितीये, जेव्हा तुमचं बॅलन्स चुकतं. जर तुम्ही जास्त दिलं किंवा जास्त घेतलं तर मग ते इम्बॅलन्स मध्ये जातं. हे मला तरी आम्ही पण प्रॅक्टिस करतो, मी पण थेरपी देते वगैरे वगैरे, पण ह्याच्यामध्ये हे एक गोष्ट लक्षात आलेली आहे की गिव्हिंग अँड रिसिव्हिंग ह्याच्यामधलं बॅलन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण गिव्हिंग हे स्त्री तत्व आहे आणि रिसिव्हिंग हे पुरुष तत्व आहे, आणि ह्या दोन्ही तत्वांना बॅलन्स मध्ये ठेवणं. मी पण माझं काम खूप कमी करून टाकलंय. अगदी कोण मागे खूप लागलं तरच मी एंटरटेन करते, पण नाही तर बिकॉज व्हॉट एव्हर. ऑलराईट. आणि देणं घेणं पेक्षा तुम्ही समोरच्याचं कर्म बदलायला जाताय, हो, ते कुठे बॅलन्स होणार. ते कुठे बॅलन्स. तो जेव्हा समोर येऊन तुम्हाला म्हणतो त्यावेळेला ते कुठेतरी सरकणारच ना. हो हो ते महत्वाचं हो. आहे. किंवा नाहीचा जो परिणाम होणार, तो कर्मफल, तो कोणाच्या पदरी पडणार है ना, असं आहे ते. ऑलराईट, चलो. मग आपण आता म्हंटल तर मग डॉक्टर लोक पण तर आपल्याला औषधं देतात, ठीक आहे, फी घेतात, म्हणजे मग त्यांचं पण कर्म होतं का ते? सगळ्यांचंच कर्म होतंय वैशाली, म्हणून तर आहोत इकडे. नहीं, आयुष्य कमी किती होतं. अप्रोप्रिएट बहुत सब्जेक्टिव है ममता.
मैं बोलूंगी 500 रुपया अप्रोप्रिएट है, तू बोलेगी 100 रुपया अप्रोप्रिएट है। बहुत सब्जेक्टिव है, अप्रोप्रिएट हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या, तो हम आणि दुनिया में पूर्वजन्माचं पूर्वजन्माचं काय देणं आणि घेणं बाकी होतं कोणाला माहितीये. ते माहित नाही आपल्याला. म्हणून मी आता बोलले ना, मी पण काम कमी केलंय, पण मग खाते पीते घर की हूं तो आई कैन अफोर्ड टू डू इट. मेरा रोटी कपड़ा और मकान उस पर डिपेंडेंट नहीं है, समझा. तो वो मैं आई हैव द लग्जरी ऑफ इट, दैट इज व्हाई आई फील सो ब्लेस्ड. बट दोज हुज पेट पानी इज डिपेंडेंट ऑन देयर वर्क, तो वो तो एक्सचेंज, तो पर कर्म वैसे भी होना है. बट अगर वैसे भी उसको समझा जाए, अगर तुम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो किसी भी चीज में, तो तुम्हारा कर्म बंधन पक्का बनता है. तो ये सब चीजों में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट 0 पे रखना खुद को बहुत जरूरी है. इसलिए ये सारे प्रैक्टिसेस करते वक्त, व्हेन यू आर डूइंग एनर्जी एक्सचेंज वर्क, देन यू नीड टू कीप योरसेल्फ इन अ कंप्लीट न्यूट्रल मोड. यू डोंट, अगर पेशेंट रो रहा है उसके साथ तुम बैठ के नहीं रो सकते, नॉट अलाउड. If your student, your client is suffering, you should not be worrying about it, you should not be crying about it, you should not be suffering because of it, because that will create a karma between your student or your client and you. तो वो न्यूट्रल स्टैंड रखना. इंसान है यार हम, अगर बुरी कहानी कोई सामने वाला दुख भरी कहानी सुनाता है, ऑब्वियसली हमें बुरा लगता है. अगर बहुत सुख भरी कहानी सुनाता है, तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए पुण्य अपुण्य का हमारे पे परिणाम होता है. उसको तो इसलिए टू रिमेन इन अ मेडिटेटिव स्टेट थ्रू आउट द डे इज अ मस्ट if you are any kind of therapist. Yoga teacher is also a therapist. Those professions where we are helping to heal, somewhere our interaction is to help the other person's body and mind, then we have to keep ourselves very strictly in the neutral. तो हर क्षण हमने सुबह शाम का मेडिटेशन तो करना ही है, which will make up for those hours, where we were worried about our client or where we were thinking about it. But besides that, even throughout the day, we have to keep ourselves in neutral. That's not easy, but you can do it. Okay, all right. उसी को तो राग द्वेष से मुक्त रहो, चित्त वृत्ति निरोध बोला है. ये सब वही बात होती है. All right, चलो. अब प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू श्वर शास्त्र, तो हम प्रैक्टिस कौन सी कर सकते हैं. पहला 14वां चैप्टर है प्राण साधना. अब नाम से ही आपके ध्यान में आ गया होगा, राइट. टू हैव आत्म अनुभूति, एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिवर्सल स्पिरिट इज द डेस्टिनी ऑफ मैन. कोई भी इंसान को पूछ लो तुम्हें क्या चाहिए, एक्चुअली हम मुंह से कुछ भी बोले, लेकिन हम सबको विदाउट एक्सेप्शन आत्मा अनुभूति चाहिए. और जब तक आत्मा अनुभूति हमको नहीं मिलती, हमें चैन नहीं मिलता. तुम किसी देश के राजा बन जाओ, चैन नहीं मिलेगा. तुम इस दुनिया के राजा बन जाओ, फिर भी चैन नहीं मिलेगा. न रावण को चैन था, न कितने जन थे जिनको चैन नहीं मिला. उन्होंने सब कुछ मिला जिंदगी, जो भी वॉट एवर द वर्ल्ड कैन ऑफर यू, whatever material offerings, all of that you got, and still you are not satisfied. वो ultimate state of contentment हमें feel कभी नहीं होता. वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हमें आत्मा अनुभूति होगी. When we experience our own existence, our own consciousness, that is when we are going to feel complete. So that is our destiny. In order to have that experience, the part of the mind which functions and perceives the external world through the senses has to be jumped over. जो भी ये दुनिया का हम अनुभव ले रहे हैं, किसके माध्यम से ले रहे हैं? पंच ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से. ठीक है. क्या इंद्रिय देखते हैं? क्या मेरी आंखें देखती है? नहीं. मेरी आंखों के माध्यम से मेरा मन देखता है. ओके. सो अल्टीमेटली जो माइंड है उसका दृष्टिकोण होता है.
तो मेरा मनस, मेरा माइंड कैसा है उसके हिसाब से मुझे दिखेगा। ओके और ये मनस को इन्फ्लुएंस करने वाली डीएनए से लेके लेटेस्ट एक्सपीरियंस तक सब कुछ मन पे इन्फ्लुएंस करते हैं। all the conditionings, all the karma samskaras that we have gathered over a period of time, what happened today, what happened 10 minutes back, what is happening now, everything is affecting my mind. So the mind is the one which will take you on a merry-go-round, depending कि उसको अभी क्या चाहिए। All right, so ये बात को बहुत अच्छी तरह समझना है। अगर आध्यात्म में हम है तो ये बात को बहुत अच्छी तरह समझना है। चाहे आप वेदांत सार देख लो, चाहे आप भगवत गीता देख लो, आप भक्ति योग कर लो, ज्ञान योग कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए, अगर आपको आत्म अनुभूति चाहिए, तो मन को बाजू में हटाना होगा। और कॉमा में जाके मन को बाजू में नहीं हटा सकते, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में चला जाता है। हमें सुपर कॉन्शियस होना होगा। मनातीत है लेकिन सारा ज्ञान हो रहा है, तो वो ज्ञान जो है वो मन के माध्यम से नहीं, वो आत्म ज्ञान बनेगा। मन खेल खेलता है, मन द्वैत है, मन त्रिगुणात्मक है, मन हमें बहुत कुछ चीजें दिखाता है। मन पर्दे पे चलने वाला पिक्चर है। हाँ, प्रोजेक्टर कब का लग चुका है, पूर्व संस्कार, और वो प्रोजेक्टर में जो रील घूम रही है वो मन है हमारा जो प्रोजेक्ट कर रहा है। हम कौन है? हम वो पर्दा है। वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, वाइट। वो मन कितना भी सुखी हो, दुखी हो, कुछ भी होने दो, वो मन की कोई भी अवस्था होने दो, चित्त जो है ये तो शुद्ध ही होता है। मन को लगता है कि चित्त बिगड़ा हुआ है, तो ये मन जो है, भ्रम जिसको हम कहते हैं, माया जिसको हम कहते हैं, विकल्प विपर्यय जो जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीजें मन का खेल है, सारी वृत्तियां मन की है। और जब तक हम मन को बाईपास नहीं करते तब तक कुछ नहीं होने वाला। ओके, so that is exactly what they are saying over here, that in order to have the experience, the part of the mind which functions and perceives the external world through the senses has to be jumped over. इंद्रिय सही है, शरीर चालू है, इंद्रिय फंक्शनिंग है, हमारा फिजिकल बॉडी सब व्यवस्थित है, सांस चल रही है, बुद्धि काम कर रही है, लेकिन ये मन जो है ना, इसको हटाओ, चित्त वृत्ति निरोध, तब जाके योग होगा। ऑलराइट, नाउ द माइंड, मैं जानती हूँ मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, पर मैं फिर भी रिपीट करती रहती हूँ, खुद के लिए और आपके लिए। Alright, the mind has to become so concentrated and one-pointed that it is completely still without the minutest fluctuation or wavering. इतना एकाग्र चित्त बना देना है कि मन में कोई चल विचल नहीं, कोई हम कहते हैं ना, सॉफ्ट वेव्स भी नहीं उठने चाहिए, तरंग भी नहीं उठना चाहिए मन में। इतना हमारा एकाग्र चित्त, या मन को ही एकाग्र इतना कर दो कि वो बाकी कोई चीजों को देखेगा ही नहीं। सो द मोमेंट द माइंड स्टॉप्स, द ब्रेथ टू इज सस्पेंडेड। लेकिन देखो, जब भी चले वाते चले चित्त में, चित्त रुक गया तो सांस भी रुक जाती है। रुक गई यानी मर गए, ये नहीं लेना, सस्पेंडेड बोला है यहाँ पे। The consciousness and prana can then slip out of the individual range of experience. और ये चित्त जो है, और जब सांस हमारी कुंभक, जो सांस हमारी क्या कहते हैं उसको, स्तंभ वृत्ति, या पतंजलि ने जिसको चतुर्थ बोला है, स्तंभ वृत्ति भी नहीं, चतुर्थ में जब हम चले जाते हैं ना हमारी सांस, तो हम काल स्थल से बाहर निकल सकते हैं। We can go beyond the time, space and causation.
which this world is of. This world is made up of time, space, and causation. We can go beyond time, space, and causation if we completely suspend the mind. Okay, that's what they are saying here. So the obstacle has to be overcome if progress is to be made in this very life. So mind is an obstacle. The functioning, the fluctuation of the mind, कभी खुशी कभी गम, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा. तो ये मन की जो दुविधा, मन का काम ही दुविधा है, वो तो उसका काम कर रहा है अपना, इसलिए उसको बाईपास करना होगा. उसको खत्म नहीं कर रहे, और उसको बाईपास करने का सबसे अच्छा तरीका उसको एकाग्र बना दो. अगर मैं ऑल द टाइम इस अभ्यास के बारे में सोच रही हूँ तो बाकी के विषय मेरे दिमाग में आएंगे क्या? नहीं आएंगे. तो जितना मैं एकाग्रता इस चीज में रखूंगी, दुनियादारी उतनी से मैं उतनी ही दूर चली आई हूँ. अब मैं आपको मेरा खुद का प्रैक्टिकल, आज ही सुबह मैं अम्मा को बोल रही थी, सुबह भी वो फिलहाल मैं मुंडक उपनिषद सीख रही हूँ, मतलब वो उसका अभ्यास चल रहा है. तो बस मेरे दिमाग में वही रहता है, और आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जो भी सीखा, जो भी सुना, उसमें से एक बहुत फैंटास्टिक चीज बन गई. और जो मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने वो पूरा लेख नहीं लिखा. लेकिन okay, I will just tell you about it. Okay. So Sarvapriyananda was explaining that there are 3 theories, okay, about the existence of the universe. एक थियरी ये कहता है कि ये दुनिया पहले से थी, मैं आ गई और मैंने इस दुनिया को देखा. दूसरा थियरी ये कहता है, उसका नाम भी उन्होंने कुछ बताया था जो मैं अभी भूल गई. दूसरा थियरी कहता है कि मैं हूं इसलिए दुनिया है, अगर मैं नहीं हूं तो दुनिया नहीं है. एक्चुअली देखा जाए तो सही बात है, राइट? इफ आई एम नॉट देयर देन देयर इज नथिंग टू सी, राइट? और तीसरा जो है, तीसरा के बारे में उन्होंने कहा कि सब झूठ है, मैं भी नहीं हूं, दुनिया भी नहीं है. So the whole study is about वेदांत. तो अब इस बात को कैसे समझाए? तो उन्होंने ये समझाया कि बोलते हैं कि मैं इस तरह से समझाता हूँ कि देखो, तुम अगर सपना देख रहे हो और सपने में तुम्हारे पीछे टाइगर पड़ा हुआ है, और तुम दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो, और तुम डर रहे हो, और तुम बोल रहे हो ये टाइगर मुझे खा डालेगा और मैं मर जाऊंगा. तो कोई हिला देता है, बोलता है अरे कोई टाइगर नहीं है, तुम दौड़ नहीं रहे हो, तुम यहाँ लेटे हो, तुम सोए हो, तुम सपने में हो, जाग जाओ. So that is the first one. All right. Now the second will be that you consider this life now that you are living as a dream. बस उधर मेरा ब्रेन सस्पेंड हो गया और मुझे इतना मजा आया कि अगर ये मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, अब मैं आपसे जो भी कुछ हो रहा है, इस रूम में बैठी हूँ, ये भौतिकता जो दिख रहा है, ये पानी मैंने जो पिया, ये किताब मैंने जो पढ़ी, ये सब सपना है. अगर ये सब सपना है, उसी को माया बोला गया है, राइट? अगर ये सब सपना है तो इसका क्या परिणाम होगा? अगर इफ I imagine, I pretend from this moment that okay, I am in a dream, how will I be a different person if I am completely in a dream? Then how would I be? अगर मैं मेरी जिंदगी एक सपना समझ के जी रही हूं या जीने लगती हूं, तो मेरा व्यवहार कैसा होगा? बस यही सुबह से दिमाग में बहुत पॉइंट्स हुए हैं, लेकिन मैं लिखने को, मुझे टाइप करने को टाइम नहीं मिला, बैक टू बैक काम चल रहे थे. बट सी दिस इज ओके. सो ये एक बहुत सुंदर आज मेरे साथ घटना हुई. आप भी इसके बारे में सोचो. सी what you come up with. If we are in a dream, whatever I am saying is a dream, this book is a dream, you are a dream, the world is a dream,
then what will happen? How will you live your life? What kind of a life will you live is my question. Okay, my question to me, and I'm getting wonderful answers, okay, which I will share a little later. So where is my mind? आज पूरा दिन इतने काम किए हैं मैंने, और इतना बैक टू बैक हेक्टिक रहा है, and I have done all of it. Everything has been done properly, but my mind is completely focused on that one question. तो मन को एकाग्र, तो फिर मेरी बहू आई या गई, मैं कौन किसने क्या कहा, कौन किसको क्या बोला, दुनिया में क्या हुआ, कौन जिया कौन मरा, कहाँ बॉम्ब फूटा, कहाँ पे गोली चली, my mind is nowhere out in the world. My mind has introverted. It is within. So you will breathe, you will live your life, everything will carry on, but where are you? You are focused, you are concentrated. Just एक example के तौर पे बता रही हूँ आपको. Right? So this is the thing, that the mind has to become so concentrated and one pointed that it is completely still without the minutest fluctuation or wavering. आज के दिन में अगर मुझे किसी ने कुछ अच्छा या बुरा बोल दिया होता ना, तो उनको कोई रिएक्शन नहीं मिलता, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं है वो मुझे अच्छा बोल रहे या बुरा बोल रहे. आई एम नॉट कंसर्न anymore, not today, at least minimum. Yeah. So the moment the mind stops, the breath too is suspended, the consciousness and prana can then slip out of the individual range of experience. तो जो individual experience, आज जो भी काम मैं करती हूँ, आज दिन भर जो भी काम किए हैं, वो individual experience में मैं थी नहीं. I had slipped out. My chitta had gone away. Right? So that is what the consciousness and prana can then slip out of the individual range of experience. बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सुपरफिशियल एग्जाम्पल है ये. स्वर योगा के लेवल पे अगर इसकी बात की जाए तो समाधि में बैठना होगा, आंखें बंद करनी होगी, रूम में अकेले रहना होगा, जीरो डिस्टर्बेंस एंड गो डीप विद इन. हाँ, मैं ये जो बात कर रही हूँ ये बहुत ऊपर ऊपर के व्यवहार की बात है. ऑलराइट, so it's a very deep experience. It is a difficult process because one is faced with many obstacles which lure the mind away from its point of focus. The obstacles have to be overcome if progress is to be made in this very life. But is it possible for everybody to experience and understand their own Atma, the true self? कठिन है. मन को तो ये खींचता है, वो खींचता है, जो दिखेगा वो खींचता है, you know. ऑल द टाइम माइंड को इधर उधर खींचातानी चलती रहती है. तो इनको अगर हमको प्रगति करनी है तो ये मन का इधर उधर भटकना है, या मन के मार्ग में आने वाले जो भी ऑब्स्टेकल्स है, इन ऑब्स्टेकल्स को हमें हटाना होगा. लेकिन क्या हर एक व्यक्ति आत्मा अनुभूति ले सकता है? क्या हर एक अपने आत्मा को समझ सकता है? ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है. योगा एंड तंत्रा सेज यस. इसके लिए कोई अलग क्वालिफिकेशन आपकी जरूरत नहीं है. योग और तंत्रा कहता है हाँ, हर एक, और अल्टीमेटली ना हर एक आत्मा साक्षात्कार होने ही वाला है, हर एक का, किसी का आज नहीं तो कल. हाँ, लेकिन इट्स गोइंग टू हैपन. Even the Bhagavad Gita gives assurance that everybody has the right to realize the highest experience of life. But the problem is that we do not make enough effort. I completely agree with whoever has written this line. हमारे प्रयत्न बहुत कम पड़ रहे हैं. जितने प्रयत्न हमने करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं हम. To do any practice takes time and we have to fight with the mind. Sometimes we are inspired for a month or two and concentration becomes very keen. But again, inspiration dies and the battery becomes flat. Then other obstacles come like disease, laziness, fulfillment of worldly desires, samskaras, etc. etc. तो कभी कभी हम प्रेरित हो जाते हैं, फिर 1 महीना हमारा चलता है, 2 महीना चलता है, कभी कभी तो कुछ साल तक भी चलता है, लेकिन उसके बाद में टाई फिश, बैक टू स्क्वायर वन, छूट जाता है.
इसके बारे में भी मोहन सर ने काफी बात की थी, क्यों छूट जाता है, इसके बारे में भी एक क्लास में काफी बात हुई थी। अच्छा, एक तो ये है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कम पड़ जाते हैं और फिर छूट जाता है, और दूसरी बात है बाकी के अंतराय तो है ही, शरीर की व्याधि, फिर ध्यान, फिर संशय, फिर प्रमाद, फिर आलस्य, हाँ, ये सब चीजें भी तो है ही है। तो इनके साथ भी हमें लड़ना पड़ता है। यहाँ पे उन्होंने फाइट विद द माइंड ये वर्ड को यूज किया है, लेकिन हमने ऑलरेडी सीख लिया है और हम समझ चुके हैं, हम मन के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम मन का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम मन को बड़े प्यार से समझा बुझा के उसकी दिशा बदलेंगे। देयर इज गोइंग टू बी नो फाइट विद द माइंड। व्हाट वी आर गोइंग टू डू विथ लॉट ऑफ लव एंड केयर, एंड जैसे छोटे बच्चे को फुसला फुसला के मनाया जाता है, मन को मनाएंगे और एकाग्र की मार्ग पे उसको ले जाएंगे। इसी को कहते हैं निधि ध्यास। रिमेम्बर ज्ञान योग का निधि ध्यास। सो निधि ध्यास इज व्हाट वी नीड टू डू। अगर निधि ध्यास होगा तो आराम से श्रवण मनन निधि ध्यास, श्रवण हो जाता है, मनन थोड़ा बहुत होता है, और निधि ध्यास रह जाता है। ये निधि ध्यास करना होगा। ऑलराइट, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट टाइम अप। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे मैं कल पढ़ूंगी। देखते हैं अभी क्या क्या बोलते हैं ये। लेकिन जी उज्ज्वला बोलो। निधी ध्यान म्हणजे काय, म्हणजे कसं असतं ध्यान ते? नाही, ध्यान नाही, निधी ध्यास। ज्ञान मार्गावर चालण्याचे 3 पायऱ्या सांगितल्या आहेत: श्रवण, मनन, निधी ध्यास। श्रवण म्हणजे ऐकणं, जे ऐकलंय त्याच्यावर विचार करणं म्हणजे मनन, आणि निधी ध्यास म्हणजे पूर्णतः त्या विषयामध्ये एकरूप होणं, सगळं लक्ष त्या विषयामध्ये घालणं, मतलब भिजवणं, जसं जैसे वो रसगुल्ला रस में कैसे भिगोते हैं, हाँ, जैसे वो शुगर सिरप में डाल के उसको पूरा भिगोया जाता है, वैसे खुद को इमर्स योरसेल्फ इनटू इट। दैट इज द मीनिंग ऑफ निधि ध्यान। ऑलराइट, रुकते हैं यहाँ पे। एकाग्र चित्त होणं असं का? एकाग्र चित्त होणं? हो, बरोबर आहे। हाँ, सुरुवात आहे ती त्याची। ऑलराइट, थँक्यू. थँक यू सो मच। बाय बाय. या